हेलो बच्चों, कैसे आप सब। ये पार्ट 3 है इकोनॉमिक्स का। बिहार बोर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें से 52 से और 76 तक क्वेश्चन हम कराएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा, उसमें 100 तक क्वेश्चन फुलफिल करेंगे और पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म का मांग कैसा होता है? कैसा होगा? एक्स अक्ष के समानांतर होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। देखिए, सबसे अच्छा है इसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में बाजार में समरूप वस्तुएं बेची जाती है और बड़ी संख्या में क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी अकेली फर्म को प्रभावित नहीं कर सकता है, कीमत को कोई प्रभावित नहीं करता है, इसलिए कीमत स्थिर रहती है। स्थिर कीमत पर फर्म जितना चाहे उतना उत्पादन बेच सकता है। इसका कारण मांग की अनंत, ठीक है, ED = इनफाइनाइट होता है और मांग वक्र जो होता है ना, एक्स अक्ष के पूर्णतः समानांतर हॉरिजॉन्टल स्लोप बनता है। मेमोरी ट्रिक देखिए क्या कर रहा है। P फॉर परफेक्ट कंपटीशन, P पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कीमत स्थिर बराबर सीधी रेखा में। AR बराबर MR बराबर प्राइस होता है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2 साल में दोहराया जाता है। AR बराबर MR, ठीक है। छात्र इस एकाधिकार के कॉमन मिस्टेक होता है, छात्र इस एकाधिकार के ऋणात्मक ढाल वाले वक्र के कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? एकाधिकार बाजार की विशेषता, एक विक्रेता और अधिक क्रेता, ये भी है। निकट स्थानापन्न का अभाव, ये भी है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, ये भी है। यानी D नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहा है। इसका D ऑप्शन होगा। एकाधिकार आपको पता है, किसी भी वस्तु पर मोनोपोली करना यानी एकाधिकार इसको बोलते हैं, मोनोपोली करना। जैसे गवर्नमेंट किस पर मोनोपोली करती है? एकाधिकार किस पर है? विदेशों से क्या खरीदती है? विदेशों से हथियार खरीदती है। किसके लिए? सेना के लिए। ये गवर्नमेंट ही खरीद सकती है, दूसरा कोई नहीं खरीद सकेगा। इसी को बोलते हैं क्या? मोनोपोली बोलते हैं। वही मोनोपोली पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, मेमोरी ट्रिक, मोनो = सिंगल, एक अकेला राजा वही कीमत तय करता है। ठीक है, भारतीय रेल इसका सबसे अच्छा वास्तविक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बताओ। ऑप्शन नंबर A, B, C, D किसके द्वारा होगा? साधारण क्या बोल रहा है? सम कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होगा? तो पता है आपको, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, क्यों होगा? देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी पूर्ति मात्रा क्वांटिटी सप्लाइड के ठीक बराबर हो जाती है, यानी डिमांड = सप्लाई। प्रोफेसर मार्शल ने इसको बताया था कि जिस प्रकार कागज़ काटने के लिए कैंची के दोनों पत्तों की ज़रूरत होती है, उसी तरह कीमत तय करने के लिए मांग और पूर्ति शक्तियाँ बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखिए। मेमोरी ट्रिक क्या होता है? डिमांड बराबर सप्लाई = क्या होगा? जहाँ दोनों रेखाएं वहीं साम्य बिंदु पर काटती है, इस बिंदु पर न तो अतिरिक्त मांग होती है और न ही अतिरिक्त पूर्ति। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अल्पकाल में पूर्ति कैसी होती है? यानी पूछ रहा है ये शॉर्ट टर्म के पूर्ति कैसे किया जाता है, शॉर्ट टर्म को पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? 55 नंबर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पूर्ण बेलोचदार होता है। आइए देखिए, पूर्ण बेलोचदार होता क्या है। यहाँ देखिए मेमोरी ट्रिक, अति अल्प समय, नो चेंज इन सप्लाई = ES बराबर 0 बेलोचदार। अच्छा, ताज़ा दूध या हरी सब्जियाँ की तुरंत पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तुरंत पूर्ति, ये देखिए क्या कर रहा है। अति अल्प, वेरी शॉर्ट पीरियड में या मार्केट पीरियड क्या है? इतना छोटा समय होता है कि उत्पादन में या पूर्ति की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पूर्ति केवल उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित रहती है, इसलिए कीमतें बढ़ने पर भी पूर्ति को तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दूध या हरी सब्जियाँ। ठीक है, आइए
56 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताइए। राष्ट्रीय, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन बीपीएससी में दृष्टि के टेस्ट सीरीज में, दृष्टि टेस्ट सीरीज नंबर 7 FLT फुल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस पर तय होता है? राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्पादन विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, यानी ये सभी द्वारा होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ है, उत्पादन विधि, इनकम विधि और व्यय विधि। 3 चीज़ें से राष्ट्रीय आय हमेशा मापा जाता है, याद करिएगा। ये VVI क्वेश्चन है सबके लिए, बीपीएससी में तो भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है। उत्पादन विधि, ठीक है, आय विधि, व्यय विधि। नेशनल इनकम बराबर प्रोडक्शन बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा। यानी अगर ट्रिक चाहिए तो नेशनल इनकम बराबर PIE, क्या हो गया? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी उत्पादन, आय और व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जीडीपी एनडीपी हमेशा पूछते रहता है। तो डेप्रिसिएशन का अंतर है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए एक्सप्लेन क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पूंजीगत संपत्तियों में होने वाला घिसावट या मूल्यह्रास, इसको वियर एंड टियर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वियर एंड टियर, मशीनों की घिसावट के लिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन को घटा दिया तो शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब भी निकाला जाता है तो किस पे निकालते हैं? जीडीपी पे। ठीक है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, कितना मशीनों का वियर एंड टियर हुआ, इसको हम निकालेंगे तो नेट निकल जाएगा। फार्मूला ट्रिक वही होता है, आपको पता है, शुद्ध बराबर सकल माइनस घिसावट, मशीनों को वियर एंड टियर बोलते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58, मुद्रा की प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा मतलब मनी का प्राथमिक कार्य क्या है? यह है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में 2 कार्य शामिल है, कौन कौन? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीजर ऑफ वैल्यू स्टोर, द्वितीय या सहायक कार्य के अंतर्गत आता है। मैं क्या कर रहे हैं? मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। ट्रिक है, याद रखिए। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बता सकते हैं आप। इसको क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। 59 नंबर, एक बार देख लीजिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? मैं नहीं बताऊंगा इसको। बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, कहीं भी क्वेश्चन बना रहे हैं ना तो उसको ढंग से पढ़िए। 60 के इसका क्या होगा? 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नगद। CRR मैंने पढ़ाया था ना, वही कह रहा है, बैंक के कुल जमा का वह अंश बैंक जमाकर्ता को देने के लिए नगद रखता है कहलाता CRR। समझा है? पहले बताया हूँ मैं CRR होता क्या है, एक बार और देख लीजिए क्योंकि याद चला हो जाएगा। CRR कैश केप्ट कहाँ रखता है? CRR कैश रिजर्व रेशियो बैंक कहाँ रखता है? RBI के पास रखता है। SLR लिक्विड एसेट केप्ट योर सेल्फ, SLR यानी क्या? लिक्विड मेंटेन करने के लिए SLR खुद ही अपने पास रखता है, वही कह रहा है। ये होता है, वाणिज्यिक बैंकों को कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नगद के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, जिसे नगद आरक्षित रेशियो कहते हैं। चलिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश नहीं है? देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, शेयर खरीदना जो है ना, ये निवेश नहीं होता है। ठीक है, बाकी देखिए, पुरानी फैक्ट्री आप खरीदेंगे तो आप निवेश कर लिए, बैंक में जमा कर लिए तो आप निवेश कर लिए, भवन का निर्माण कर लिए आप निवेश कर दिए, लेकिन वहीं शेयर खरीद लिए तो ये निवेश नहीं है। ठीक है,
अर्थशास्त्र में रियल इन्वेस्टमेंट देखिए क्या होता है। भौतिक पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे नई मशीन, नए भवन, कारखाने इत्यादि लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। या शेयर या बॉन्ड खरीदना केवल स्वामित्व का हस्तांतरण, इसलिए अर्थव्यवस्था में कोई नया भौतिक उत्पादन निर्मित नहीं होता है। शेयर बराबर पेपर इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग मशीन बराबर रियल इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये बहुत अच्छा है, समझिए। 62 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। श्रम की मांग उत्पादन द्वारा की जाती है। दूसरा, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। तीसरा, श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। तो ये तीनों हो जाता है, तीनों सही है इसका आंसर, ठीक है। डी नंबर, श्रम की मांग डिराइव डिमांड होती है, उत्पादकों द्वारा वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है। उत्पादक श्रम को उतनी ही मजदूरी देता है जितनी उसकी सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है, इसलिए ये तीनों कथन सही है। यहाँ देखिए, वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के मल्टीप्लायर का मान निर्भर करता है। ये सब प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। एमपीसी पर होता है, एमपीएस पर होता है, दोनों पर होता है, यानी इसका ए एंड सी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। होता क्या है, किन्स के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, एमपीसी और एमपीएस दोनों पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होता है के बराबर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैं पढ़ाया हुआ हूँ पहले ही, ठीक है। आगे देखिए, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। एक्सेस डिमांड हो जाता है, किसी भी वस्तु का एक्सेस डिमांड मतलब क्या, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगा, सही है, वृद्धि तो होगा ही होगा। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ये भी होगा, ठीक है। करों की कमी, करों में कमी होगी, ये भी सही है। और ये तीनों सही है, इसका एक्सेस डिमांड होगा तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, करों में कमी होगी, लोग कर कम लेंगे, मतलब क्या होता है, ऋण जब कम लेंगे, वहीं ये तीनों हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए, पूर्ण रोजगार के स्तर पर एडी समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है। अतिरिक्त मांग, सरकारी खर्च बढ़ना, बैंकिंग प्रणाली द्वारा तय अधिक मुद्रा जारी करना, टैक्सेस घटने से लोगों के पास खर्च करने योग्य आय बढ़ना, यानी अतिरिक्त मांग में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। बजट की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर, ये भी मस्त क्वेश्चन। 1 वर्ष में हमेशा फरवरी में जारी किया जाता है, ठीक है। एक वर्ष होती है बजट की अवधि, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है फाइनेंशियल वर्ष, ये भी याद रखिए। ये जो है ना, ये भारत में फाइनेंशियल ईयर याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है। संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक विवरण कहा जाता है, यानी अगर पूछेगा संविधान में बजट का कुछ है तो नहीं, ये क्या चीज़ है, ये होता है वार्षिक वित्तीय विवरण देता है अनुच्छेद 112 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन की स्थिति तब होती है, भुगतान संतुलन में संतुलन की स्थिति कब होती है, जब, क्या होगा, कैसे होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, प्राप्तियाँ जितना प्राप्ति होगा ज़्यादा बराबर में भुगतान हो जाएगा, ठीक है, वहीं कह रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश के शेष वित्त के साथ 1 वर्ष में हुए सभी आर्थिक लेन देन का विवरण है, ठीक है। रिसिप्ट बराबर पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट हो गया। डेफिसिट क्या होगा, रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट हो गया। बैलेंस्ड हमेशा आर बराबर पी होता है, रिसिप्ट बराबर। विजिबल टर्म्स के कौन आता है, विजिबल टर्म्स मतलब क्या, विजिबल दृश्य मध्य, आपको पहले भी बताया था, दृश्य मध्य क्या, केवल भौतिक वस्तु का आयात निर्यात बोलते हैं, इसको दृश्य बोलते हैं, ठीक है।
केवल भौतिक वस्तु का आयात निर्यात। फिजिकल गुड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। विजिबल बराबर टच सी भौतिक वस्तु जिसे छू सकते हैं, ठीक है, उसी को विजिबल बोला जाता है। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दृश्य मदे जो होता है गुड्स को कहा जाता है, भौतिक वस्तु को कहा जाता है। बंदरगाहों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा देखी और गिनी जा सकती है, जैसे चाय, कपड़ा, मशीनरी। इसके विपरीत सेवाएं बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म और हस्तांतरण, यह दृश्य है, ठीक है। ये पढ़ाया था, एक बार पढ़ लीजिएगा रुक के, अच्छा रहेगा आपके लिए। 68 नंबर, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ रहा है कि क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, केवल दृश्य मधु के आयात एवं निर्यात से। 69 नंबर बताया हूँ, ये हो गया ओनली गुड्स व्यापार। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, भौतिक दृश्य मधु को निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के अंतर को दर्शाता है। बीओटी क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस, ठीक है, वह भुगतान संतुलन की तुलना में एक संतुलित धारणा, क्योंकि इसमें सेवाओं और पूंजीगत लेन देन को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आइए, विदेशी विनिमय बाजार के प्रमुख कार्य कौन से हैं बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा, यानी स्थानांतरण कार्य भी होगा, जोखिम से बचाव का कार्य भी होगा और साख कार्य भी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये देखिए, ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, एक देश से दूसरे देश में क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ये हो गया। क्रेडिट फंक्शन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए साख उपलब्ध कराना, ठीक है। जोखिम से बचाव, विनिमय दरों को उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को बचाना। हीडिंग यानी विनिमय दर के जोखिम में सुधार, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत कौन से बैंक शामिल है बताइए। इसका ये होता है, सभी अनुसूचित सहकारी बैंक हो जाएगा, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होगा, तीसरा क्षेत्रीय बैंक होगा, यानी सभी हो जाएगा, इनमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। होता क्या है ये कमर्शियल रूरल बैंक क्या होता है, इसे वन नेशन वन अम्बड्समैन में बदल दिया गया है। बैंकिंग लोकपाल योजना यानी बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग ग्राहकों शिकायतों को निःशुल्क और त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत भारत के सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल है, ठीक है। आइए 71 नंबर, प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सीधे वसूला जाता है। बताया था ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है इसमें से पूछ रहा है, प्रत्यक्ष, इसमें से क्या है जो सीधे होता है, क्या इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आय हो जाएगा। आइए, एक्सप्लेनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। इनकम टैक्स, देखिए ये डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति पर कर जो लगता है ना वो डायरेक्ट लगता है, आय पर जो कर लगता है वो डायरेक्ट लगता है। जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आय और असमानता को कम करने के लिए कौन सी नीतियाँ उपयोगी है, आय और असमानता पूछता है, क्या होगा इसमें से, बजटीय नीति होगा। क्या है बजटीय नीति, देखिए आय और धन की असमानता को कम करने सरकारी बजट का एक प्रमुख उद्देश्य है। सरकार राजकोषीय बजटीय फिजिकल पॉलिसी के तहत अमीरों पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, उससे प्राप्त राजस्व का उपयोग निर्धन यानी गरीब वर्गों को सब्सिडी, मुफ्त में राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वहीं बोलता है कि फिजिकल पॉलिसी ये होता है यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इक्वल टू रोल ऑफ बजट होता है, ठीक है। आइए 75 नंबर क्या कर रहा है, जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो परिणाम क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है कि बजटीय घाटा का, बजटीय घाटा होगा, घाटे का बजट होगा। अगर मेरे पास 5 रुपया है, 10 रुपया की योजना है खर्च करने, तो घाटा नहीं होगा भाई, 3 रुपया तो एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं खर्चा, वही कर रहे हैं। बजटीय घाटा हमेशा होता है, आय से ज़्यादा एक्सपेंड करती है सरकार। जैसे सरप्लस क्या होता है, बजट टाइप देखिए, एक सरप्लस होता है अधिशेष, इनकम से कम हो जाएगा एक्सपेंस, मतलब ज़्यादा इनकम होगा कम खर्च करेंगे, उसको बोलते हैं सरप्लस अधिशेष। डेफिसिट क्या बोलते हैं, घाटा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, इनकम क्या होगा, कम होगा, वही बोल रहा है, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंस होता है, वही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्या है, इसका सूत्र दर्शाता है, क्या क्या चीज़ का ये फॉर्मूला दर्शाता है। 74 नंबर क्या दर्शाता है,
तो ये हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, मार्जिनल, आइए यहाँ पे देखिए क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। ठीक है, आइए रेखीय उपभोग फलन क्या, ये जो है ना आप देख लीजिएगा, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या होता है, C बराबर कुल उपभोग व्यय होता है, A बराबर स्वायत्त उपभोग होता है, B बराबर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है, Y बराबर राष्ट्रीय होता है। आप एक बार फार्मूला इसको याद करने वाला। राष्ट्रीय बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या है, 75 नंबर क्या कहता है, तो इसका ए में हो जाएगा, याद रखिएगा ये A इंटू एस बाई वाई। एस क्या होता है, एस मतलब सेविंग हो गया, वाई मतलब इनकम हो गया। ठीक है, ये भी आपको थ्योरेटिकल है, थोड़ा देख लीजिएगा, याद करने वाला। सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, ये भी आपको याद ही करने वाला है, देखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा व्याख्या दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सेकंड लॉ देखिए, देख लीजिए, इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति सम सीमांत उपयोगिता नियम द्वारा निर्धारित होती है। इसके अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि शर्त MUX डिवाइड PX बराबर MUY बट्टा PY इक्वल टू MUM होता है। आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।